Good morning class. Today we will be discussing your LLB first year subject Environmental Law. Environmental Law में जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि 19 नवंबर 1986 को एनफोर्समेंट में आया था। इस एक्ट को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इस एक्ट से रिलेटेड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर 1960s तक जो वर्ल्ड कम्युनिटी का जो फोकस था वो सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। 1960s में कुछ ऐसे इंस्टांसेस होने लगे जिसकी वजह से वर्ल्ड कम्युनिटी का ध्यान इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की तरफ आया। वो क्या क्या थे? ओजोन का डिप्लीशन होना, इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम होना, जैसे कि कई ऐसी जगह एसिड रेन्स के भी इंस्टांस देखे गए थे। इसके लिए क्या किया वर्ल्ड कम्युनिटी ने? वर्ल्ड कम्युनिटी ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट स्टॉकहोम में बुलाई, जो कि स्वीडन की राजधानी है। इसको अटेंड किया था 130 नेशंस ने, जिसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेशन उस समय की हमारी प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। इस कॉन्फ्रेंस के जो प्रिंसिपल्स थे उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे संविधान में संशोधन किया गया था और पर्यावरण को हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उसके अंदर डाला गया था। अब हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया वो किन दो कारणों, उसके आने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशंस थी उसके अंदर जो डिसीजंस लिए गए थे उनको इम्प्लीमेंट करना। दूसरा, भोपाल गैस ट्रेजिडी। यह ट्रेजिडी 1984 में हुई थी। उस टाइम कोई ऐसा लॉ नहीं था जो कि इस टाइप के इवेंट्स की या इस टाइप के हजार्डस इवेंट्स की लाइबिलिटी फिक्स करे। उसको देखते हुए जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया उसके अंदर हजार्डस सब्सटेंस को डील करने के लिए प्रोविजंस डाले गए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है? पहला, टू प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। सेकंड, टू फिल द गैप्स और डेफिशिएंसीज ऑफ प्रीवियस एक्ट्स। इससे पहले भी हमारे दो एक्ट थे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से पहले दो एक्ट थे, एक तो वाटर पॉल्यूशन एक्ट, एक एयर पॉल्यूशन एक्ट। वो कहीं ना कहीं जो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट थे वो नहीं दे पा रहे थे उसको, और उसके जैसे वाटर पॉल्यूशन एक्ट सिर्फ वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रोविजंस को डील कर रहा था, एयर पॉल्यूशन एक्ट सिर्फ एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रोविजंस को डील कर रहा था। अब जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था वो इन दोनों को और जो भी अदर चीज़ें रह जाती थी उनको डील कर रहा था। इसीलिए इस एक्ट को हम अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, as it provides framework to central government in order to make coordination between state government and central government। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जा सके। थर्ड ऑब्जेक्ट था टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज। जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उन एजेंसीज के जो एक्टिविटीज़ थी उनको कोऑर्डिनेट कर सके ताकि वो एक ही डायरेक्शन में जाए। फोर्थ, क्रिएशन ऑफ एन अथॉरिटी टू रेगुलेट द डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स एंड हजार्डस सब्सटेंस। एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए जो कि डील कर सके इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स कैसे डिस्चार्ज हों और हजार्डस सब्सटेंस को कैसे डील किया जाए ताकि भोपाल गैस ट्रेजिडी जैसा मैसेकर फिर ना हो। फिफ्थ, टू प्रोवाइड फॉर डेटरेंट पनिशमेंट टू दोज हु एंडेंजर ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को पनिश करना जो कि ह्यूमन इन्वायरमेंट और सेफ्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हम इस एक्ट का बाइफ्रिकेशन कर लेते हैं। बाइफ्रिकेशन में चैप्टर फर्स्ट, ये एक्ट 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर फर्स्ट के अंदर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है जो डील करते हैं शॉर्ट टाइटल
और डेफिनेशन क्लॉज से। सेक्शन 3 to 6 जो दिए गई हैं वो है जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या क्या है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव इन्वायरमेंट, अपॉइंट ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स एंड फंक्शंस, पावर टू गिव डायरेक्शंस। चैप्टर 3 के अंदर है सेक्शन 7 to सेक्शन 17। इसके अंदर क्या क्या है? प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, कि पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जाए, इसके अंदर है। चैप्टर 4 है मिसलेनियस, इसके अंदर मिसलेनियस प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 18 to सेक्शन 26। अब जब हम इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखते हैं, सेक्शन 2A के अंदर दी गई है, वो है द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एयर, वाटर एंड लैंड एंड इंटररिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग क्रीचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। जब हम इस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन का बाइफ्रिकेशन करते हैं तब हम देखते हैं इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहला, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड। दूसरा क्या है? इंटर रिलेशनशिप, जो कि किस किस के बीच में है? वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन बींग्स और जो भी लिविंग क्रीचर्स है, प्लस प्लांट्स, प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्रॉपर्टी। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल अपने मोटे तौर पे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर पानी प्रदूषित होगा तो कहीं ना कहीं वो सॉइल को भी पॉल्यूट करेगा। सॉइल पॉल्यूशन से उस पे होने वाली फसल जो हम कंज्यूम करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक चेन है, उस सारी चेन को इसने इस इन्वायरमेंट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो इसमें डेफिनेशन आती है सेक्शन 2B के अंदर, वो है इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स की। Environment pollutants means any solid, liquid or gaseous substance present in such concentration as may or tend to be injurious to environment। अब ये देखिए, ये जो डेफिनेशन ली गई है इसमें क्या कहा गया है? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंसेस इस मात्रा में हो कि वो पर्यावरण को प्रदूषित करें। देखिए, इनके इन्वायरमेंट की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है हर एक चीज़ की, ठीक है। अगर सॉलिड या लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस उस अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंसेस को इंक्लूड किया गया है। मगर क्या आज के कंटेक्स्ट में ये डेफिनेशन, आज का जो पर्पस है इन्वायरमेंट, वो सॉल्व कर पाती है? कहीं ना कहीं नहीं। इसके अंदर जो चीज़ें नहीं इंक्लूड की गई हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स के अंदर, वो हैं साउंड को इंक्लूड नहीं किया गया। एक्सेसिव साउंड विल लीड टू, जो लीड करता है नॉइज़ पॉल्यूशन। आज हम कहीं ना कहीं सभी इस चीज़ के शिकार हैं। आज की जो जनरेशन है उसके अंदर ये जो हेडफोन या तेज़ नॉइज़ या तेज़ लाउड म्यूज़िक सुनना, वो कहीं ना कहीं हम सब की जो हियरिंग कैपेसिटी है उसको डिक्रीज़ कर रहा है। एक और, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मिस किया है वो है न्यूक्लियर रेडिएशंस। और ये न्यूक्लियर रेडिएशंस भी एक इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट है। थैंक यू।